नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी देहरादून, राजधानी मुंबई, राजधानी भोपाल, राजधानी जयपुर और राजधानी जयपुर की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। तो पहली तस्वीर देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली से। अनलॉक 4 शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अब दिल्ली में केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों में चलने वाले विभागीय कैंटीन को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। कोरोना के चलते 20 अप्रैल से विभागीय कैंटीन को बंद किया गया था। अब रुख करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस में शादी विवाह में 100 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, तो वहीं अंत्येष्टि में भी अब 100 लोग जा सकते हैं। तीसरी तस्वीर राजधानी मुंबई से, जहां पालघर साधु हत्याकांड के मामले को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मामले से जुड़े कई पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पालघर एसपी कार्यालय ने प्रेस नोट जारी करते हुए यह जानकारी दी। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से, जहां पहले से कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर अब प्रकृति की मार भी पड़ना शुरू हो चुकी है। भारी बारिश के चलते सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और आम आदमी की रसोई पर भारी असर पड़ रहा है। अब रुख करते हैं राजधानी जयपुर का। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इसी कड़ी में अपने क्षेत्र में किए हुए कार्यों का विवरण लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता अजय माकन के निवास स्थान पर पहुंचे। और अब छठी और आखिरी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। कोरोना काल में हॉस्पिटल्स की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। अंतिम संस्कार के लिए शव लेने पहुंचे परिजन, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल से शव गायब हो गया। इन तमाम खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए अब रुक करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली की खबर का। दिल्ली में केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों में चलने वाली विभागीय कैंटीन को खोलने की अनुमति मिल गई है। कैंटीन के संचालकों और उपयोग करने वालों के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डीओपीटी के कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य होगा। कोरोना के चलते 20 अप्रैल से विभागीय कैंटीन को बंद किया गया था। अनलॉक 4 को लेकर दिशा निर्देश जारी होने के बाद विभागों में चलने वाले कैंटीनों को खोलने की अनुमति वाला यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान कैंटीन में काम करने वाले लोगों को साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की भी मंजूरी दी है। वहीं मार्च के बाद से पहली बार 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी गई है। क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से सलाह लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की इजाजत दी जा सकती है। ये उनके माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही होगा। वहीं समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और इसी के साथ दिल्ली में भी अब कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अनलॉक के चौथे चरण में अब धीरे धीरे तमाम ऐसे विभागों या ऐसे कामों को खोलने की अनुमति दी जा रही है जो अनलॉक 3 के तक बंद थे। इसी कड़ी में अब कैंटीन्स खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है। अनलॉक 4 को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस दिशा निर्देश के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों में अब कैंटीन खोली जा सकेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के लिए जो कैंटीन बनी हुई है वो अभी तक बंद थी और बताया जा रहा है कि अब उन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। तरीके से अनलॉक 4 लगाया गया है। अनलॉक 4 के अंदर लगातार काफी चीजें खोलने की बात की गई थी। दिल्ली मेट्रो खोलने की बात की गई थी और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज को खोलने की बात की गई थी, मगर अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोलने के। मगर मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय के जितने भी विभाग है, यानी कि सभी मंत्रालयों के जितने भी विभाग है, जो उनके अंदर एक विभागीय कैंटीन चलती थी, वो लगभग जो कोरोना के चलते 20 अप्रैल से बंद कर दी गई थी। मगर अब उन कैंटीनों को खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। यही एक अनलॉक 4 के अंदर स्टार्टिंग की गई है। सबसे ज्यादा इसकी अहम बात यह है
कि इसके अंदर जो दिशा निर्देश होंगे, गाइडलाइन होंगी जो कोरोना की, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉलो करवानी होगी। मगर ये कहीं ना कहीं ये जरूरत है, इस तरीके की जो कैंटीन जो मंत्रालय के अंदर चलती थी, वो तमाम मंत्रालय से जितने भी थे उनके अंदर इस तरीके की कैंटीन चलती थी, ताकि जो नेता हैं या अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो इस तरीके के यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कैंटीन बंद कर दी गई थी, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी। मगर हाँ, आप जब अनलॉक 4 के अंदर इस कैंटीनों को खोला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अहम बात है। मगर कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और डीओपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो गाइडलाइन है, कोविड की जो 90 की जो गाइडलाइन है, उनको सख्ती से पालन करवाया जाएगा और इनके अंदर हर तरीके की सुविधाएं की जाएगी और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा इन कैंटीनों के अंदर। मगर देखना होगा ये सारी प्रक्रिया जो अभी बंद थी, आप जो अनलॉक 4 के अंदर स्टार्ट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रक्रिया है वो किस तरीके से फॉलो की जाएगी और गृह मंत्रालय और क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय खास तौर पर इन कैंटीनों पर अपनी निगाहें बना के रखेगा और कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको शायद जुर्माना या फिर इसको बंद भी किया जा सकता है दोबारा से। जी बिल्कुल। और किस तरह के जुर्माना के प्रावधान किया गया है राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसको क्या सजा दी जाएगी, जुर्माना जो है वो क्या निर्धारित किया गया है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से गाइडलाइन जो बनाई गई है, अगर कोई इसके अंदर व्यक्ति जो खाना खाते हैं या फिर ये साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, तो उनके ऊपर जुर्माना जरूर है। मगर जुर्माना अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंत्रालय की तरफ से कि कितना जुर्माना दिया जाएगा, मगर हाँ जुर्माना जरूर दिया जाएगा। और अगर ये जो कैंटीन के अधिकारी होंगे, अगर वो फॉलो नहीं करवाते, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करवाते या वो खुद वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो शायद उनकी दोबारा से कैंटीन बंद की जाएगी। और देखना होगा ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से सुनाई जाती है। मगर खास तौर पर 2 विभाग इस पे खास तौर पर निगाहें बनाए के बैठे हुए हैं, यानी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग खास तौर पर इस पर गौर करेगा कि जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो कोविड-19 के अंदर ही बनाई जाएगी, यानी किस तरीके से बनाई जाएगी, उसके अंदर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाएगा। और जहाँ तक कि वायरस का कहीं ना कहीं जो उत्पन्न वाली बात है, या फिर चाहे जो खाना बनाने वाले कुक है, वो उनको खास तौर पर मास्क वगैरह का और कह सकते हैं सर पर कैप और कह सकते हैं हाथों में ग्लव्स और सैनिटाइजर और हर मिनट बाद पानी, हर कुछ देर बाद साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कैंटीन है वो शायद दोबारा से बंद की जा सकती है। मगर अभी ये ट्रायल बेसिस है, देखना होगा ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी। ये ट्रायल बेसिस सक्सेस रहता है तो फिर इन कैंटीनों को खोल दिया जाएगा लगातार, और जो पब्लिक के आने की जो अधिकारियों के आने की जो प्रक्रिया है, यानी वो भी फॉलो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जुर्माना भी किया जा सकता है और कैंटीनों को दोबारा से बंद भी किया सकता है। मगर कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही इस पर निगाहें बनाए हुए बैठा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और इसी कड़ी में दिल्ली में भी तमाम चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो केंद्र सरकार के अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी करने के 2 दिन बाद उत्तराखंड ने भी अनलॉक 4 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि उच्च शिक्षा के मामले में कुछ छूट जरूर दी गई है। स्कूल मैनेजमेंट को भी 50% स्टाफ बुलाने की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन और डिस्टेंस शिक्षा के संचालन की अनुमति भी जारी रहेगी। स्कूलों को राहत देते हुए अनलॉक 4 में 21 सितंबर के बाद से सभी जिलों में 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को काम करने की अनुमति दी जा सकती है। स्कूल प्रबंधन अपने स्टाफ को इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए बुला सकता है। 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूर होगी। स्कूल छात्रों पर उपस्थिति के लिए दबाव नहीं डालेंगे। और वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। 21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति जरूर मिलेगी, जिनमें अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इनमें फेस मास्क, शारीरिक दूरी जैसे प्रावधानों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। हालांकि ओपन एयर थिएटर अभी खोले जा सकेंगे। तो तमाम गाइडलाइंस उत्तराखंड सरकार ने भी जारी कर दी हैं और इन गाइडलाइंस के तहत अब उच्च शिक्षा को लेकर कुछ छूट जरूर दी गई है। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि ओपन थिएटर अब उत्तराखंड में खुल सकेंगे। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा
है कि जो उच्च शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी 30 सितंबर तक नहीं खोले जा सकेंगे, ओपन थिएटर खोले जा सकेंगे, ये अहम जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे 30 सितंबर तक। उच्च शिक्षा के लिए कुछ छूट ज़रूर दी गई है। ओपन थिएटर अभी खोले जा सकेंगे। शादी समारोह में शामिल होने की जो अब अधिकतम लोगों की सीमा है वो भी 100 कर दी गई है। इसके अलावा अंत्येष्टि में भी 100 लोग शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है इसके हिसाब से अब और भी ज़्यादा राज्य में छूट प्रदान की गई है। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, कुछ नियम अभी भी हैं और कोरोना गाइडलाइन का कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर आवश्यक और ज़रूरी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और आपको हम ये जानकारी दे दें कि ओपन थिएटर खोलने पर विचार कर रही है उत्तराखंड सरकार, तो ये भी खोले जा सकते हैं। स्कूल कॉलेज हालांकि अभी बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा को लेकर भी कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा अंत्येष्टि और विवाह समारोह में जहां पहले कम लोगों को सम्मिलित होने की परमिशन थी, अब इन लोगों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। शादी समारोह में भी 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंत्येष्टि में भी 100 लोगों के शामिल होने पर छूट प्रदान की गई है। तो अहम जानकारी ये मिल रही है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में क्या कुछ छूट दी गई है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो इस गाइडलाइन के तहत क्या कुछ छूट मिल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। अनलॉक 4 का चरण शुरू हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है। तमाम राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इसी बीच अब उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 4 के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है और इसके तहत ओपन थिएटर खोले जा सकेंगे। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की बात कही गई है गाइडलाइन में। अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सकेंगे। और वहीं पालघर साधु हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे उन पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पालघर एसपी कार्यालय ने प्रेस नोट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। कोकर जोन के आईजी ने पालघर के गढ़चिंचले में 16 अप्रैल को हुए साधु हत्याकांड मामले में कासा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन निरीक्षक आनंद राव काले, उप निरीक्षक रवि सालुखे, कांस्टेबल नरेश धूड़ी को हमेशा के लिए उनको छुट्टी दे दी है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन निरीक्षक आनंद राव काले घटना के वक्त अपनी गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की थी, जबकि सालुखे ने साधु का हाथ झटक कर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया था। घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जबकि बाकी पुलिस कर्मियों और एक अधिकारी को मूल वेतन पर 2 वर्ष और कुछ कर्मियों को मूल वेतन पर 1 वर्ष काम करने का आदेश दिया है। वहीं इस पूरे मसले पर मृतक ड्राइवर की पत्नी ने एएनबी न्यूज से बातचीत भी की है। 16 अप्रैल 2020 को गढ़चिंचले गांव के पालघर जिले में जिस तरह से 3 साधु सहित एक व्यक्ति की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस पूरे मामले में अब जो है सुशील गिरी महाराज की जो माता जी हैं उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र सरकार से ये मांग की है कि उनकी बेटे की जो जांच है अब सीबीआई से करनी चाहिए। ये वही साधु संत की तस्वीरें हैं जिनकी हत्या पालघर जिले के उस गांव में हो गई थी। ऐसे में तमाम जानकारियां इस तरह थी कि अब तक करीब 3 पुलिसकर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अब तक 154 लोगों को जो है गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी से जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन अब उनकी मां जो है सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं है। यही बात है कि आज उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनके बेटे की जांच जो है सीबीआई से करनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ उपस्थित है वो जो ड्राइवर थे, उस वक्त जो ड्राइवर थे उनकी पत्नी श्री, वो बताएंगी कि किस तरह से उनकी मांग है। हालांकि उन्होंने पहले भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब पत्र के बाद पूरा मामला जो है कहीं न कहीं अब सरकार के घेरते हुए नजर आ रहा है। जी, आप क्या कहेंगे?
मैं तो यही कहूँगी कि जो सीआईडी वाले या पालघर पुलिस जो आरोपियों को बचाने की कोशिश करे उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मेरी तो मांग अभी से नहीं पहले से ही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब एक्टर लोग की सीबीआई जांच हो सकती है तो मामूली अपने जो भारत के जो साधु संत है उनकी सेवा के लिए जो ड्राइवर करके गए थे, मेरे हस्बैंड थे, नीलेश तेलगड़े नाम था उनका, और वो जो सुशील गिरी महाराज और वो जो कल्पवृक्ष महाराज ये लोग गए थे, तो उनकी क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। इसीलिए मैं भी सीबीआई जांच की मांग करूंगी। जिस तरह से सुशील गिरी महाराज की पत्नी ने माता श्री ने एक पत्र दिया है महाराष्ट्र सरकार को, बाकायदे उन्होंने पत्र में पूरा मेंशन किया कि इस तरह से चीज़ें घटना हुई थी जिसकी जांच अब सीबीआई करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस और सीआईडी से वो संतुष्ट नहीं थी। तो आप क्या ऐसी मांग करती हैं? हाँ, करती हूँ। मैं भी यही मांग करती हूँ क्योंकि मुंबई पुलिस या पालघर पुलिस या सीआईडी वाले इनसे मैं भी सहमत नहीं हूँ। मुझे भी सीबीआई मांगी चाहिए। उसके लिए मुझे लेटर लिखना पड़े तो भी मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब तक 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वहीं 154 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं आप संतुष्ट नहीं है, उसमें क्या कुछ चीज़ें जो मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही? आप जो बोल रहे हो कि 3 पुलिस लोग को सस्पेंड किया है, सस्पेंड करके कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि जब आपको बचाना था तभी आपने बचाया नहीं, हवा में फायरिंग हुआ नहीं है, कुछ चीज़ का आपने उन लोगों को सपोर्ट किया नहीं है। तो हम कौन से इससे मुंबई पुलिस रहने दो या पालघर पुलिस रहने दो, हम लोग कौन से इससे उन लोग के ऊपर आस्था रखें कि वो हमें न्याय देंगे। जब एक्टर है सुशांत सिंह, उनके लिए सीबीआई जांच हो सकती है तो इन लोग के लिए क्यों नहीं सीबीआई जांच हो सकती है। आप मुझे बताइए कि आर्थिक तौर पे क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में आपकी कोई मदद की या महाराज जी के परिवार को कोई मदद की है? महाराज जी के परिवार तक तो मुझे इतना मालूम नहीं है कि मदद हुई है कि नहीं, पर महाराष्ट्र सरकार अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है। शौक के लिए भी बिल्कुल आई नहीं है। उन्होंने आना चाहिए या पूछताछ करनी चाहिए। तो अभी तक तो महाराष्ट्र सरकार अभी तक आई नहीं है। बाकी तो उन लोग के हाथ में, वो जो सीआईडी वालों के हाथ में देख के साइड में हटे, पर ये गलत है। जाहिर सी बात है। तो इस तरह से वो उस वक्त जो ड्राइवर थे उनकी पत्नी है, उनके साफ तौर पे कहना कि हमारे मामले में भी मुंबई पुलिस और सीआईडी ने जिस तरह से जांच कर रही उससे वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इनके परिवार की कोई सुध नहीं ली है, न तो कोई आर्थिक मदद की है। ऐसे में इनकी मांग है कि अगर सुशांत केस की जाँच जो है सीबीआई कर सकती है तो हमारे पति सहित और तमाम वो जो हमारे देश के संस्कृति से जुड़े हुए बाबा है, संस्कारों से जुड़े हुए, उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक गुजर के मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, पालघर मामले को लेकर अभी कई पुलिस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन हम जैसा कि आपका 1 to 1 भी सुन रहे थे, बताया जा रहा है कि परिवारजन अभी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि 16 अप्रैल को जो घटना हुई थी, जांच उस वक्त दी थी। उस वक्त जांच के दौरान मुंबई पुलिस के बाद जो है सीआईडी के पूरी जांच सौंप दी गई थी। सीआईडी ने कुछ दिन पहले ही अभी चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में मुंबई सीआईडी ने जिस तरह से ये लिखित तौर पे कोर्ट को बताया है कि पूरा मामला जो है कहीं न कहीं अफवाहों को लेकर हुआ था। मतलब इस घटना का जो है मुख्य कारण जो है अफवाह बताई गई है। वहीं जिस तरह से कल्पवृक्ष महाराज और सुशील गिरी की मौत के साथ साथ नीलेश तेलगड़े की मौत हुई थी इस पूरे मामले में, तो संत की मां सुशील गिरी की मां ने जो है अब महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से कल मेरी मुलाकात नीलेश तेलगड़े की पत्नी से हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पहले भी सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो है सुशांत का मामला चल रहा है, रिया चक्रवर्ती का मामला चल रहा है, तो सुशांत की मौत की जांच अगर सीबीआई कर सकती है तो हमारे देश के साधु संतों की जो है जांच जो है सीबीआई क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए लिखित तौर पे उन्होंने भी एक शिकायत महाराष्ट्र सरकार को देने की पेशकश की है। वही सुशील गिरी महाराज की मां ने भी एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को। तो जाहिर तौर पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस और सीआईडी की जांच से वो संतुष्ट नहीं है, इससे उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है। जी
बिल्कुल, और सीबीआई की जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, लग क्या रहा है सत्यप्रकाश? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का रुख इस मामले पर कैसा था, ये सबने देखा था और लगातार आरोप भी लग रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि इन परिवार की इस मांग को कोई मानेगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान जो है ये पूरी घटना हुई है। ऐसे में मुंबई पुलिस की कार्रवाई के बारे में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस और सीआईडी ने मिलकर अब तक करीब 35 पुलिस कर्मियों का जो तबादला कर दिया है। वही 3 पुलिस कर्मियों का जो सस्पेंशन कर दिया है। उसके अलावा 165 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें 11 जो है नाबालिग है। तो तमाम कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मैंने उनकी पत्नी से भी बातचीत की थी कि जब मुंबई पुलिस और सीआईडी ने इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, निष्पक्ष जांच करने की कोशिश की है, फिर आपको आपत्ति इस बात को लेकर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस और सीआईडी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी ने जो चार्जशीट दायर किया उसमें साफ तौर पर बताया है कि पूरा हत्या का मामला जो है अफवाहों को लेकर है। तो ऐसे में उनका पूरा परिवार असंतुष्ट है, जिससे वो सीबीआई की अब जांच मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें मुंबई पुलिस की क्या भूमिका देखी जा सकती है सत्यप्रकाश? ठीक है, तमाम कार्रवाई की गई, कई पुलिस कर्मियों का तबादला भी कर दिया गया, लेकिन अगर हम वाकई में हकीकत में देखें तो मुंबई पुलिस की क्या कुछ भूमिका इसमें नजर आ रही है? पूरा जो ये कांड हुआ था पालघर का, एक बड़ी लापरवाही नजर आई और मुंबई पुलिस पर तमाम आरोप भी लगे कि जानबूझकर धकेल दिया गया, साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया गया। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वाकई में क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है? जी पल्लवी, बिल्कुल जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की लापरवाही बिल्कुल सामने है। नतीजन आज वो 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे पहले आपको बता दें कि वो तीनों संत जो है अपने बड़े संत के अंत्येष्टि में जा रहे थे। उस वक्त जो है पूरी घटना हुई है। जिस तरह से एक वीडियो में सामने आया था कि तमाम करीब 200 गांव वाले जो है एक साथ एकत्रित होकर जो है किसी संत महात्मा को इस तरह से पीट पीट कर कोयते से मार मार के हत्या कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस उस वक्त मौजूद थी। मुंबई पुलिस अगर चाहती तो बचाने की कोशिश भी करती, लेकिन गांव वाले के दबाव में मुंबई पुलिस ने उन तीनों संतों को जो है खुद उस मॉब लिंचिंग जो तमाम लोग एकत्रित होते उनके हवाले कर दिया। तो जाहिर तौर पर सबका सवाल मुंबई पुलिस को उठता है कि अगर लॉकडाउन चल रहा था तो 231 कैसे हुए? और ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी, मुंबई पुलिस उस वक्त मौजूद थी। तब तीनों संत जो सही सलामत थे। लेकिन जाहिर तौर पर जो वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ को जो नियंत्रण नहीं करते हुए मुंबई पुलिस ने खुद उस संतों को जो है भीड़ के हवाले कर दिया। तो बिल्कुल लाजमी है कि आरोप भी लगे और ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन के अलावा और उन पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जांच अधिकारी थे या फिर उस वक्त मौजूद थे जो ड्यूटी थे। इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई सत्यप्रकाश। तीनों की सहायता का जो दावा है वो सरकार की तरफ से किया गया, वादा भी किया गया कि आर्थिक रूप से या जो भी संभव हो पाएगा वो मदद दी जाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वाकई में इन तक मदद पहुंचाई गई है? जी पल्लवी, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कल हमने बात की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमसे मिलने नहीं आया। हालांकि वहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भाटकर जो है उस वक्त मिलने भी गए थे और कुछ दिन के बाद उन्होंने 2 बार जो है आर्थिक तौर पे चेक देने की भी बात कही थी। तो जाहिर तौर पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूं कहे तो कोई भी मदद नहीं मिली है, लेकिन विपक्ष में बैठे जो बीजेपी के विधायक है अतुल भाटकर है, उन्होंने आर्थिक तौर पे कुछ चेक देने की बात कही थी और उन्हें तमाम जो है चाहे डेड बॉडी को लाने की बात कही और तमाम जो सरकारी जो व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने मदद के तौर पे की थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, उसकी भी नाराजगी उन लोगों के मन में अभी चल रही। जी बिल्कुल, और इसके लिए किसी ने आवाज उठाई है क्या? सरकार तक विपक्ष ने ये काम किया है कि सरकार तक इन लोगों की आवाज पहुंचाई जाए? अगर विपक्ष की भूमिका में बैठी है बीजेपी तो अपनी भूमिका क्या निभा रही है फिर? देखिए, बीजेपी ने आवाज उठाई थी सीबीआई की, उन्होंने भी उस वक्त जांच की मांग की थी। दूसरी तरफ जूना अखाड़े की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो, उन पुलिसकर्मियों को तुरंत तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि ये पूरा मामला जो है मॉब लिंचिंग का मामला है, बल्कि इसको धार्मिक तौर पर न लिया जाए। कोई धार्मिक सब जितने लोग उस पूरे मामले में सम्मिलित पाएगा वो सारे एक ही धर्म के हैं। तो इस तरह से हिंदू और मुसलमान को जोड़कर न देखा था, इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इस तरह के बयान अनिल देशमुख ने उस वक्त दिया था।
लेकिन जिस तरह से आर्थिक मदद पहुंचनी चाहिए परिवार को या तमाम सुविधाएं देनी चाहिए तो परिवार को उस वक्त मिला। हालांकि उनकी पत्नी ने भी कहा था लॉकडाउन का समय है, उनके पति नहीं रहे, उनके बेटे नहीं रहे, लेकिन अब ऐसे में जिस तरह से उनको अगर मदद नहीं दी जाती है तो बच्ची की पढ़ाई है, 2 बच्ची है उनकी बच्ची की पढ़ाई से लेकर तमाम जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ऐसे में सरकार को जरूर आगे आना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब सीबीआई की मांग की गई है तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच और सरकार करवाती है तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस को इसमें जो है काफी नुकसान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पालघर के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, कई पुलिस कर्मियों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और राजधानी लाइव में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बारिश से सब्जियों की फसल खराब होने से अब सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हरा धनिया सब्जी बाजार में अब 1000 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। सब्जी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1000 रुपए किलो धनिया का भाव हो सकता है। हालांकि कोरोना के चलते सब्जियों की आवक कम हो गई है। लोकल बाड़ियों में धनिया का उत्पादन कम है। पखवाड़े भर पहले टमाटर जहां 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 80 से 90 रुपए किलो हो चुका है। शिमला मिर्च, पालक, लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी के दाम में भी इजाफा हुआ है। अदरक 140 रुपए तो लहसुन 160 रुपए किलो के पार जा चुका है। वहीं भिंडी, करेला, बैंगन के दामों ने भी महंगाई की तेज रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 10 दिन में सब्जियों की कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दामों में लगातार बढ़ोतरी से इसका सीधा असर थाली पर पड़ रहा है। रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। कोरोना ने पहले ही सब्जी की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है और अब रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। इस बार भारी बारिश से सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश से फसल बर्बाद होने की स्थिति में है, तो वहीं क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। एक तरफ फसल के नुकसान से किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं बाजार में आवक कम होने से सब्जियों की कीमत अब आसमान छूने लगी है। अब महंगाई ने भी आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें कि लगातार सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। बारिश की वजह से सब्जी की फसल काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। सब्जियों की आवक भी अब थोड़ी कम हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ सब्जियों की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है? आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में सब्जी पहले आलू 35 रुपए किलो था, 50 रुपए किलो मिल रहा। वही टमाटर 30 रुपए किलो था, अब एकदम 70 रुपए किलो मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो असर देखा जा रहा है ये प्रकृति की मार का असर है। और जो भारी बरसात हुई है मध्य प्रदेश में, तो बरसात के कारण कई मार्ग जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होती थी वो आवागमन के मार्ग रुक चुके हैं और सब्जी भी किसानों की नष्ट हो चुकी। इसी को चलते हुए मार्केट में सब्जी की काफी कमी आ गई। कमी आने के कारण सब्जी की महंगाई कमर तोड़ रही है। आम जनताओं की भारी जेब पर असर पड़ रहा है। जी पल्लवी। बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस बार सब्जियों की आवक कितनी कम हुई है सुनील? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, सब्जी चाहे धनिया की बात करो, चाहे मिर्ची की बात करो, चाहे शिमला मिर्ची की बात करो, चाहे गोभी की बात करो, ये सभी जो सब्जियों का रेट है डबल से तिगुना रेट जो आम रेट में बिकती थी उससे तिगुना रेट हो चुका है। जी पल्लवी।
बिल्कुल सुनील, और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट में भी अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियां बाजार में ट्रांसपोर्ट की वजह से भी नहीं पहुंच पा रही है। सुनील। जी बिल्कुल पल्लवी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की भारी बारिश होने के कारण मध्य प्रदेश के कई ऐसे रास्ते हैं, पुलिया है, जहां पर निचले स्तर के जो क्षेत्र हैं, जहाँ से सब्जियां ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से आती थी, तो वो जो मार्ग है वो संपूर्ण रूप से उनको अभी बंद कर दिया गया है। कुछ पुलिया टूट गई है, कहीं पे पानी भरा हुआ है। तो ये सारी वजह है, इस वजह के कारण ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं पा रही। इसकी वजह से सब्जियों की और महंगी रेट हो चुकी है। जी पल्लवी। बिल्कुल, तो ऐसे में किस तरह से आम जनता को राहत दे पाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार? सुनील। जी देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार समय समय पर लोगों को राहत देने का कार्य तो लगभग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर जो सुविधा होना चाहिए, जमीनी स्तर पर जिसका आम असर पब्लिक को देखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रहा है। जी पल्लवी। वही मैं जानने की कोशिश कर रही थी सुनील कि क्या सरकार के पास किसी तरह की कोई रणनीति है, क्योंकि बाढ़ से भी मध्य प्रदेश इस समय बेहाल है, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में महंगाई भी अब आसमान छू रही है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को राहत दी जा सके? जी देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो किसानों को जो नुकसान हुआ उसका जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो मुआवजा मिलता है उसका ऐलान कर दिया गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मध्य प्रदेश के बाढ़ से अवगत कराया है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने भी शिवराज सरकार को आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी। जी पल्लवी। बिल्कुल सुनील, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का कितना असर इस पर नज़र आ रहा है, और खासकर जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है कृषि विभाग का, क्योंकि किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या उन्हें किसी तरह की कोई हेल्प की जाएगी, मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से? जी देखिए पल्लवी जी, लगातार सीएम ने सारे जो अधिकारी हैं सभी को निर्देश दिए हैं कि जितनी भी फसल, चाहे सब्जी का नुकसान हुआ है, चाहे क्षतिग्रस्त हुआ है, चाहे बाढ़ग्रस्त हुआ है, किसी भी प्रकार का जो नुकसान हुआ है वो सभी लोगों का निरीक्षण किया जाए और उनकी जल्दी से जल्दी भरपाई की जाए। जी पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मालवीय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, बारिश से सब्जियों की फसल काफ़ी खराब हो चुकी है। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम स्थगित होने के कारण मंगलवार को अजय माकन ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संवाद नहीं किया। उनका अजमेर जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। इसके बाद दिन में वे सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मंगलवार सुबह कई नेता अजय माकन से मिलने जयपुर में उनके अस्थायी निवास पर पहुंचे। इस दौरान अधिकांश नेता अपने बायोडेटा के साथ नजर आए। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 6 नेता अजय माकन से मिलने पहुंचे। उनके हाथ में अपना अपना बायोडेटा था। सभी राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में भागीदारी की मांग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुमित भगासरा भी माकन से मिलने पहुंचे। भगासरा ने बताया कि अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर राजस्थान युवा कांग्रेस चुनावी घटनाक्रम और विसंगतियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन ये फीडबैक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। और जैसे ही फीडबैक कार्यक्रम स्थगित किया गया तो तमाम ऐसे स्थानीय कांग्रेस नेता हैं जो कि अजय माकन से मिलने उनके अस्थायी निवास पर ही पहुंच गए। इस दौरान तमाम कांग्रेसी नेताओं ने अपना बायोडेटा साथ में लिया हुआ था। अजय माकन के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की गई। अजय माकन से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे कांग्रेस के जो ये स्थानीय नेता रहे। वहीं संगठन में भागीदारी की मांग इन कांग्रेस नेताओं के द्वारा की गई है। अजय माकन इस समय राजस्थान में जिस तरह की सियासत चल रही है, राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और उनके संपर्क में तमाम कांग्रेसी नेता और मंत्रीगण आए थे, वो सब अभी क्वारंटीन है। इसी के चलते शायद ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अजय माकन। अभी अजय माकन जयपुर में नहीं है। अहम जानकारी एएनपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन अब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निधन के कारण मंगलवार को राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकी। पहले से तय सभी कार्यक्रम टाल दिए गए। प्रदेश में मंगलवार को दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। राजकीय कार्यक्रम रद्द रहे। वहीं पहले से तय कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम भी नहीं हो सका। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन को प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से सत्ता और संगठन को लेकर फीडबैक लेना था। इसके बाद बुधवार को उन्हें अजमेर जाकर वहां के कांग्रेसियों से मिलना था, लेकिन ये तमाम कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। अब 8 और 9 सितंबर को वो फिर से प्रदेश के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को ही अजय माकन सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मंगलवार सुबह कई नेता अजय माकन से मिलने खासा कोठी होटल में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता पहुंचे। इनमें अधिकांश नेता अपने बायोडेटा के साथ नजर आए, जो सरकार में राजनीतिक नियुक्ति या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई बनने वाली कार्यकारिणी में पद चाहते थे। कुछ कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी विवाद में पार्टी को हो रहे नुकसान की पीड़ा माकन को बताने पहुंचे। इन कांग्रेसियों ने माकन से कहा कि यदि दोनों नेताओं के बीच इसी तरह विवाद चलता रहा तो पार्टी को अगले विधानसभा और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम स्थगित किया गया है। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही। जिस प्रकार से अजय माकन पिछले दिनों से दौरे पे हैं, राजस्थान के फीडबैक जो कार्यक्रम को लेकर दौरे पे थे, प्रवास पे थे, लेकिन मंगलवार को उनका जो फीडबैक कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माने और पीसीसी जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये कहा था कि भाई प्रणब मुखर्जी जो है पूर्व राष्ट्रपति, उनके जो देहांत हुआ था, निधन हुआ था, उनके लिए एक सप्ताह का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं पे जो अजय माकन है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब 8 और 9 सितंबर को ये दोबारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फीडबैक कार्यक्रम जो है कांग्रेस का वो 8 सितंबर को जयपुर का और 9 सितंबर को अजमेर का संवादवार आयोजित किया जाएगा। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, इस दौरान ये बताया जा रहा है कि स्थानीय कांग्रेसी नेता अपना बायोडेटा लेकर अजय माकन के पास पहुंचे थे। क्या कुछ जानकारी है? आखिर ये कांग्रेसी नेता अजय माकन के पास क्यों पहुंचे? क्या किसी तरह का पद वो चाहते हैं? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल पल्लवी, सही बोल रहे हो कि जिस प्रकार से अजय माकन मंगलवार को पीसीसी में सभी से फीडबैक ले रहे थे और जो कांग्रेसी नेता है, कदावर नेता है, उनसे फीडबैक की सूची मांगी गई थी। ऐसे में कई ऐसे नेता भी सामने आए जो कांग्रेस में रहते हुए भी अपना बायोडा लेकर अजय माकन के पहुंचे और अपनी संगठन में भागीदारी की मांग और जो पार्टी है उसमें एक अच्छी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन जो माकन थे, अजय माकन थे, उन्होंने अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि ममता भूपेश जो गृह कल्याण महिला मंत्री है, उन्होंने अजय माकन को गाड़ी रोककर उन्होंने गुलदस्ता भेंट किया और उनका अभिनंदन किया। सबसे बड़ी बात ये हम निकल के आ रही है कि जो तकरार थी पहले सियासी गठबंधन से जो चला हुआ था राजस्थान में सचिन पायलट के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वो हालांकि कागजों में खत्म हो गया है, लेकिन आपसी तकरार जो जिलों में तकरार बनी हुई है वो आज भी बनी हुई है। क्योंकि 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उनकी समस्या सुधारने के लिए, सुधारने के लिए, वहीं पे अजय माकन भी आज दावा कर रहे हैं कि जो पार्टी है उसमें कोई तकरार नहीं है और मजबूती है वो ऐसे कैसे रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारे हैं और राजनीतिक चर्चाएं हैं वो सत्ता का विषय बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है हेमाराम चौधरी और दीपेंद्र सिंह शेखावत जो कि सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, जब वो मंगलवार को पीसीसी कार्यालय में अजय माकन से मिलने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है और शहर प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार को सबसे पहले उन्होंने बाहर करवाया और उन्होंने आश्वस्त किया अजय माकन को, दोनों ने, दीपेंद्र सिंह ने और हेमाराम चौधरी ने, कि पार्टी मजबूत है और हम कभी भी बागी नहीं हो सकते, पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में साफ हो जाता है कहीं ना कहीं कि जो सचिन पायलट के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो तकरार बनी हुई है वो आज भी बरकरार है, चाहे भी पार्टी की सरकार या पार्टी के कटाव नेता कितने भी ढोल पीट लें। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को लेकर तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो काफ़ी चिंता में हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि इन कांग्रेसी नेताओं ने ये आशंका जताई है कि जो अभी स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं इसमें हमें बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसी तरह की लड़ाई चलती रही तो। बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लगातार ये लड़ाई चली हुई है और अजय माकन जो है वो प्रदेश के दौरे पे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उनके सामने एक ऐसी भी समस्याएं आई हैं। उन्होंने कई कदावर नेता जो है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि यही जो कांग्रेस का सिस्टम चलता रहा राजस्थान में तो आने वाले निकाय चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी मात मिल सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है अजय माकन ने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी चुनाव होंगे
में कांग्रेस भारी मतों से जीत के वापस आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया है कि जो कांग्रेस नेता है, कदावर नेता है, उनका ये मानना है कि आपसी दोनों की तकरार है। जो पूर्व कदावर नेता है, पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें सचिन पायलट की या मुख्यमंत्री सोरेन की बात करें, दोनों में तकरार लगातार बनी हुई है। आपसी समर्थक जो विधायक हैं एक दूसरे के, वो लगातार एक दूसरे पे तंज करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल, और इसका कितना राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा रही है संदीप? देखिए पल्लवी, बीजेपी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी अपना पक्ष जो है मजबूती, विपक्ष जो है मजबूती के साथ वहन कर रही है और निर्वहन कर रही है। और सतीश पूनिया जो है कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कल एक ट्वीट के माध्यम से एक बात साफ कर दी थी कि सचिन पायलट चाहे कितना भी कुछ कर ले, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलना। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि उनके इस ट्वीट से कि कहीं ना कहीं वो एक आग लगाने की बात कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं वो इस नाकामी या जो फूट है कांग्रेस में, या दोनों के अंतर चला हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का भरपूर फायदा उठा रही है। लगातार जो कैबिनेट और मंत्री मंडल का विस्तार करने की बात सामने आ रही थी कांग्रेस की, वो भी स्थगित कर दी गई है। और सतीश पूनिया ने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक ये सरकार अपने फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार मुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने दांव खेल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी पल्लवी कि आने वाले समय में बीजेपी कहां तक इसमें सफल हो पाती है। बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर फिर मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या जानबूझकर कांग्रेस के द्वारा ये देरी की जा रही है या फिर कोई और वजह है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से वो सियासी घमासान चला, 32 दिन का सियासी घमासान था, और आला कमान जो है कांग्रेस के, सोनिया गांधी की बात करें, उनके इंटरफेयर से ये मामला तो शांत हो गया। लेकिन जो दो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके दिलों की जो तकरार है, उनके दिलों में जो भी किंतु परंतु है, वो आज भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं वापस बगावत कुछ तेज हो सकते हैं। और अजय माकन का दौरा एक ये साफ कर देता है कि कहीं ना कहीं दोनों की तकरार जो लगातार बनी हुई है, और आपसी मेल मुद्दाओं से जो भी अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो अभी मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार करना उचित नहीं है। ऐसे में अजय माकन आज वापस दिल्ली लौट चुके हैं, कल देर रात को दिल्ली लौट चुके थे सड़क के माध्यम से, और अब वो 8 या 9 सितंबर को वापस यहाँ पे कार्यक्रम को लेने के वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और अब 8-9 सितंबर को फिर से अजय माकन प्रदेश दौरे पर आएंगे। उस दौरान फीडबैक कार्यक्रम लिया जाएगा। और वहीं तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने संगठन में भागीदारी की मांग की है। जयपुर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। सदी की सबसे भीषण त्रासदी कोरोना के रूप में सामने आई। सारी दुनिया बेबस नजर आ रही है और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर को, कोरोना वॉरियर्स को कई जगह सम्मान मिल रहा है। लेकिन इस हालत में भी छत्तीसगढ़ में मौजूद सिम्स अस्पताल के द्वारा गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी यानी दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर को न्याय धानी भी कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का हाईकोर्ट यहाँ मौजूद है। बावजूद इसके लापरवाही करने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। जानकारी के अनुसार 80 साल के बिलासपुर के रहने वाले सृष्टि चंद्र मजूमदार को हृदयघात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कोरोना के इस दौर में मृत व्यक्ति की जब तक कोरोना से जांच नहीं हो जाती है, तब तक परिजनों को मृतक व्यक्ति की बॉडी नहीं दी जाती है। मृतक की रिपोर्ट कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव आ जाती है। रिपोर्ट आने तक जब एक दिन बीत जाता है तो दूसरे दिन परिजन मृतक की लाश लेने अस्पताल पहुंचते हैं। तब तक मृतक व्यक्ति की लाश मोर्चरी से ही गायब हो जाती है और मृतक का अंतिम संस्कार करने से परिवार वंचित रह जाता है। दूसरे दिन अपनी शिकायत आला अधिकारी तक पहुंचाने के लिए परिवार वाले सिम्स हॉस्पिटल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। हमारे पापा का देहांत 30 अगस्त को सुबह घर में हार्ट अटैक से हुआ और अचानक स्वास्थ्य विभाग बोले कि हम इसका कोविड टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुक्ति धाम में जब उनको लेके आए, भारतीय नगर मुक्ति धाम में, वहाँ हम विधि विधान से इसका कार्यक्रम कर ही रहे थे, तो अचानक एक रैपिड टेस्ट के माध्यम से इन्हें बताया गया कि कोविड कोरोना पॉजिटिव। अब वहाँ से फिर बोले कि इसका अंतिम संस्कार गवर्नमेंट के द्वारा होगा और बॉडी अभी आपको नहीं दी जाएगी, सिम्स हॉस्पिटल में रखा जाएगा। तो हम पूरी कॉपरेट दिए उनको, गवर्नमेंट को पूरी कॉपरेट देने के बाद हम बॉडी उनके हैंडओवर कर दिए शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे जब बॉडी उन्होंने लेके सिम्स हॉस्पिटल गए,
हॉस्पिटल के शवगृह में रखा गया। दूसरे दिन सुबह हमें फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आइए और अपने पिता के शव को पहचान कीजिए ताकि सरकार उनका अंतिम संस्कार कर सके। हम जब वहाँ गए तो हमें शवगृह जाने से पहले एक सहमति फॉर्म भराया गया। सहमति फॉर्म भरने के बाद हम जब अंदर गए, हमारे बड़े भैया गौतम मजुमदार जब हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ हमारे पापा का डेड बॉडी ही नहीं है और वो डेड बॉडी कहाँ लापता हुई जिसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं पता चल पाया। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से ही मांग करते हैं जो लापरवाही किए हैं उसको कानूनन दंड उन्होंने तत्काल निलंबित कर दिया जाए ताकि जो लापरवाही वो किए हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, हो सकता है मेरे से और कोई गरीब हो तो उसके साथ भी इतनी बड़ी लापरवाही ना हो, क्योंकि बड़े अधिकारी के साथ ये सब लापरवाही नहीं होती है। जो सक्षम है, जिनके पास पैसा है, जो नाम शोहरत वाले हैं, उनके साथ ये सब लापरवाही नहीं होती, क्योंकि वो सब अपने दम से ये सब काम कर लेते हैं। और हम आम आदमी हैं जिसके कारण हम ये समस्या से भुगत रहे हैं ताकि हमसे जो हमारे साथ जो घटना घटी है वो किसी और के साथ ना घटे। यही मांग करते हैं कि जो ये विभाग में जिम्मेदारी व्यक्ति हैं उसको तत्काल निलंबित किया जाए और हमारा FIR लिया जाए। बस, धन्यवाद। ताकि आप हम लोग को अच्छे सहयोग देते रहें। नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम मजुमदार। हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही यहां सामने आई है। तो कोरोना काल में सिम्स हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां एक मरीज का शव मोर्चरी से ही गायब हो गया और अब परिजन काफी परेशान है, उन्हें शव वापस नहीं मिल रहा है और इसी के साथ परिजन जो है अंतिम संस्कार करने से भी वंचित रह गए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से फिलहाल बचता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सिम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, एक मरीज का शव मोर्चरी से ही गायब हो गया। जी कल्लू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिलासपुर का मामला है ये। बिलासपुर में जब सृष्टि चंद मजूमदार को हार्ट अटैक आता है तो उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा उनको पार्टी देने से ये कह के इनकार किया जाता है अपना रिपोर्ट आ जाती है। बॉडी आपको नहीं सौंप सकते हैं, परिजन भी सहयोग करते हैं और बॉडी रात में मरशुरी में रख दी जाती है। सुबह जब संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी लाश ही गायब रहती है। किसी और अन्य व्यक्ति ने उनका संस्कार अपने परिजन समझ के कर दिया है। काफी ये गंभीर मामला है, मानवीय संवेदनाओं को झंझोर देने वाली पूरा मामला है। और इस कोरोना काल में जब एहतियात बरतना है लोगों को, तब इस तरह की गंभीर लापरवाही हो रही है, तो इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल सावधानी बरत रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे दिन परिजनों ने सिम्स हॉस्पिटल को श्रद्धांजलि देते हुए प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक उनके शव के बारे में अभी तक फिलहाल तो कोई पता नहीं चल चुका है। आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो रात में किस तरह से मर्चरी में पीपीई किट पहनकर वहाँ पे लाश के साथ अफरा तफरी की जा रही है। तो ये एक सवाल लग चुका है हॉस्पिटल के ऊपर कि किस तरह से वहाँ पे लोगों को ख्याल रखा जाता है और अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी लाश किस हद तक सुरक्षित रहती है। ये एक चीज निकल के सामने आ रही है जो सभी के लिए एक सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ इसी के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है और हॉस्पिटल के लापरवाही इस हद तक लापरवाह हो जाते हैं कि लोगों की जीवित व्यक्ति के साथ तो जो बर्ताव किया जाता है वो तो जग जाहिर है, लेकिन जब आदमी मृत हो जाता है, जब संवेदनाएं चरम पर होती है, तो अंतिम संस्कार से भी लोगों को महरूम कर दिया जाता है। और यही कुछ न्यायधानी यानी बिलासपुर
में हुआ है, सिम्स के ऊपर बहुत गंभीर एक सोचनीय बात है हम सभी के लिए। किस तरह से जरीन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अस्पताल प्रशासन का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? क्या कोई जवाबदेही उन्होंने तय की है कि किसकी जवाबदेही है इस मामले में? जी, जवाब अगर होता तब वो देते। जवाब उनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। दूसरे दिन परिजनों ने सामने सिम्स हॉस्पिटल को श्रद्धांजलि दी। अपने जो मृतक है सृष्टि चंद मजुमदार, उनकी बॉडी देने की मांग करी, लेकिन अभी तक नतीजा जो है वो सिफर है। अभी तक कुछ सामने आया नहीं है कि, और ना ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का एक तरह से मंत्रिमंडल पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आता गया है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री, एक पूरा बड़ा अमला और साथ ही कई डॉक्टर भी क्वारंटाइन है, कोरोना का इलाज करा रहे हैं। तो जवाब देने के लिए हमने कोशिश करी है, लेकिन कोई फोन पे भी हमारे सवालों का जवाब दे नहीं पाया है। तो हॉस्पिटल की तरफ से किसी भी तरह से जवाब देने से बचा जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जवाब है नहीं, लापरवाही की गई है। बिल्कुल। और जो अब परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? जैसा कि हमने तस्वीरें भी देखी कि वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। क्या किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? क्या पुलिस कर्मियों का कुछ कहना है इस मसले पर? क्योंकि शव गया कहाँ, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जो मृतक है उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, तो लापरवाही तो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। परिजनों का फिलहाल क्या कुछ कहना है जरीन? परिजन ये सिर्फ एक ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि जो हमारे अपने हैं उनको खो देने का दुख तो अलग है, लेकिन उन्हें हम अपने विधि विधान के हिसाब से अंतिम संस्कार ना कर पाना जो एक हमारा अधिकार भी है मृतक के परिजनों का, वो उनसे महरूम कर दिया गया है। तो इस सारी व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है। अब उन्होंने परिजनों का यही कहना है कि उन्हें उनके मृतक पिता की सृष्टि चंद मजुमदार अस्थिताला उनकी बॉडी दी जाए, लेकिन बॉडी जो सृष्टि चंद मजुमदार की लाश है वो किसी अन्य परिवार के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना काल होने की वजह से उनकी बॉडी को चेक भी नहीं किया गया, ना ही उनके चेहरा देखा गया, इसीलिए वो संस्कार बिल्कुल जरीन, एक बड़ी लापरवाही यहाँ सिम्स अस्पताल के नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन को इसके लिए अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का ये मामला जहां कोरोना काल में बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन के सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, इस मामले की जिम्मेदारी तय करता है और वो शव गया कहाँ, ये हकीकत कब सामने निकल कर आती है। राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।